हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग जो न्यू वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी में कई सारे कैडर्स में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका पॉसिबल सिलेबस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक सिलेबस उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 25 जुलाई को वैकेंसी आई है। ये 6 पोस्ट के लिए है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 242 है। ये 242 पोस्ट के लिए, और जो पोस्ट कोड है वो 6 है। ये वैकेंसी है और ये 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं इनके फॉर्म भरना। आज 1 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया कि इन सब्जेक्ट्स, ये जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट के जो सिलेबस क्या होगा जब एग्जाम होगा। एक सीबीटी टेस्ट उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा उनके सेंटर्स पर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उसमें सिलेबस क्या आएगा। उन्होंने कहा वो शॉर्टली अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर, बट चूंकि टाइम कम है और लोगों की डिमांड्स बहुत ज्यादा हो रही है कि सर जल्दी से बताएं क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके बाद जैसी ही वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी 5 अगस्त से फॉर्म फिल होना, तो कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके फटाफट बाद ये एग्जाम का नोटिफिकेशन भी निकाल देंगे। हमें लगता है कि सितंबर तक, क्योंकि 4 सितंबर तक इन्होंने टाइम दिया है, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक फॉर्म फिल करने के लिए। 5 अगस्त स्टार्टिंग डेट है और 4 सितंबर जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। उसके बाद ये फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, जो कॉमन टेस्ट होगा, मतलब एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए, आपको तैयारी के लिए टाइम मिल जाए, इसलिए हम बता रहे हैं कि लास्ट जो एग्जाम्स ये हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर ही, उसमें क्या क्या सिलेबस था। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पॉसिबल सिलेबस क्या हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस होगा इन पोस्ट के लिए, और आप अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग जारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स रोल। ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ तो उसमें सिलेबस आया। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सदर्न रीजन का है, वैसे तो साउथ रीजन का, क्योंकि ये एक्चुअली एक एक चीज जानकारी और दे दूं मैं आपको। देखिए, ये पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली है, ऑफिसर कैडर की पोस्ट है, यानी कि आपको एग्जीक्यूटिव काउंट किया जाता है ऑफिसर कैडर में। ऑफिसर कैडर में आप एलिजिबल हैं ऑल ओवर द इंडिया ट्रांसफर के लिए। आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में की जा सकती है। इन नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि ये पोस्ट में आपको कहीं भी ऑल इंडिया लेवल की जो पोस्ट है आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। बट ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ये जो पोस्टिंग है, ये जो पोस्ट है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर में है, यानी कि आप ऑफिसर नहीं है, इसमें क्लर्किकल कार्डर कह सकते हैं आप इसको, सबॉर्डिनेटेड स्टाफ जो होता है। तो सबॉर्डिनेट स्टाफ की जो पोस्टिंग होती है उसका जो ट्रांसफर होता है वो विद इन द रीजन, एक क्षेत्र में होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 जोन में अपना आपको, या 5 रीजन में अपना आपको डिफाइन किया है: नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आपकी पोस्टिंग जहां भी हो जाएगी, जब आप नॉन एग्जीक्यूटिव में कार्डर में होते हैं, तब आपकी पोस्टिंग उसी रीजन में होगी। मतलब दिल्ली रीजन में, आप नॉर्थ रीजन में है तो आपको विद इन दिल्ली रीजन में ही आपका ट्रांसफर होगा। और इस पोस्ट के लिए, इन चारों पोस्ट के लिए आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये आप कीप अपने माइंड में रखिए इस चीज को, कि ये पोस्ट के लिए आप ऑल ओवर इंडिया काउंट किए जाएंगे पोस्टिंग के लिए। ये पोस्ट जनरली, उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जनरली ये पोस्ट जो होती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में, जब नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर में होती हैं, वो पोस्ट उनकी एक रीजन के विद इन द रीजन ट्रांसफर होता है। इसको इंट्रा रीजन ट्रांसफर बोलते हैं, इनके ट्रांसफर को, उनको इंटर रीजन ट्रांसफर। ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए है। इसमें ये सदर्न रीजन में एग्जाम हुआ कुछ समय पहले, और उन्होंने यह नोटिफिकेशन में अपने ये बताया कि सिलेबस उसका ये होगा। इन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप देख पा रहे होंगे दोनों का वेटेज बराबर है, 50% ही पार्ट ए का है, 50% ही पार्ट बी का है। पार्ट ए में क्या है आप देख लेते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए है। ये ऑफिस के लिए पोस्ट है, तो ऑफिस रिलेटेड ही इसमें सारा सब्जेक्ट रखा गया है 50% वेटेज के साथ। ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, फाइलिंग, इंडेक्सिंग, ऑफिस फॉर्म्स, कम्युनिकेशन, मतलब एक ऑफिस में कैसे काम किया जाता है आपको उसकी जानकारी हो। ऑफिस मीटिंग्स कैसे होंगी, बिहेवियरल स्किल्स कैसे चेक्स करते हैं, और आपके क्या क्या बिहेवियर स्किल्स होनी चाहिए इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ऑफिस अकोमोडेशन एंड एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे जो ऑफिस का जो वर्क होता है, अलॉटमेंट्स किए जाते हैं अकोमोडेशन को स्टाफ्स में, और एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी बनाकर रखा जाए ताकि प्रोडक्टिव वे में काम लिया जा सके। ऐसी ऑफिस करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। मेल सर्विस की, आज तो मेल सर्विस इंटरनेट बेस्ड हो चुकी है, बट एक जमाने में मेल सर्विस बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जब हम पोस्टल डाक के थ्रू ही भेजा करते थे। आज भी ये काम होता है कि पोस्टल हार्ड कॉपीज जाती हैं, बट आज चूंकि इंटरनेट का जमाना है, अब सब लोग ईमेल पे और शिफ्ट हो गए हैं। इस जॉब में आप देख रहे होंगे कि पूरा ऑफिस वर्क का इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट ए 50% है, जो ऑफिस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है,
आप वो जानकारी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड रूम मैनेजमेंट कैसा होता है, कितने साल कौन सी फाइल रखी होनी चाहिए, कैसे फाइल को कैसे फाइल को क्लियर ऑफ किया जाता है, किस तरह से फाइल्स का मैनेजमेंट किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा, ये ऑफिस की कम्युनिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या होते हैं। सो ये आप जानकारी इसके बारे में जो अपने कॉलेज में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में इस टाइप के कोर्स होते हैं, अगर आप किसी ने किया है, क्योंकि ये तो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए, तो आप वो रेफर कर सकते हैं और आपको ये 50% मार्क्स आपको दिला देगा। प्लस इसके साथ उन्होंने बोला जो ऑफिस लैंग्वेज एक्ट है, यानी कि आपकी जो राजभाषा है हमारी हिंदी, उसका एक एक्ट है, आप उसको मेंस प्रोविजन एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत जरूरी है। आपको पता ही होगा ऑफिस के लिए हिंदी और इंग्लिश या फिर और एक लोकल लैंग्वेज, ये ट्राई फॉर्मूला चलता है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको ट्राई लिंग्विस्टिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप जिस स्टेट में, सपोज करो आप इस समय महाराष्ट्र में हैं, तो एक फॉर्म की 3 लैंग्वेज हो सकती हैं, या फिर एक जनरली उसमें क्या होता है, मराठी जो उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है पहले वो होता है, उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश, ताकि इस तरह से लेटर्स इशू किए जा सकें, इन फॉर्म में इशू किए जा सकें। तो आपको थोड़ा प्रोविजंस पता होना चाहिए राजभाषा का, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने में कैसे सहायक देगा, ये एक्ट ये बताता है, तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह वेटेज अगर आप 50% देखें तो वो जनरल एप्टीट्यूड है, ये जनरल एप्टीट्यूड लगभग हर जगह कॉमन है। वैसे इसका, इनको कहने का 50% ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश, इनका कहना है कि हाई स्कूल बेस्ड जो 10th होता है आपका, हाई स्कूल बेस्ड हम इस सिलेबस इसमें काउंट किया जाएगा। तो आप प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए, केवल एग्जाम में ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं क्या पॉसिबल सिलेबस हो सकता है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जोर दिया गया है अकाउंट्स पर, यानी कि ये एक थोड़े से टेक्निकल पोस्ट हो गई, इसमें अकाउंट्स की नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ग्रेजुएशन के साथ उन्होंने प्रेफरेबली मांगा है कि आप बीकॉम हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो, एटलीस्ट यू हैव 2 years एक्सपीरियंस इन आपका सेम, जो आपने काम किया हो अकाउंट्स में या किसी फर्म में ऐसा काम किया हो जहां आपने सेम टाइप का आपका एक्सपीरियंस हो। तो इन्होंने इसलिए इस पार्ट में 70% वेटेज रखा है पार्ट ए में। तो पार्ट ए का वेटेज 70% हो गया, इट मीन्स अगर 100 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, तो 100 में से 70 क्वेश्चन इस पार्ट से होंगे जो अकाउंट्स और फाइनेंसिंग से होंगे, और जो 30 क्वेश्चन, जो 30 बाकी बचा हुआ 30% है और वेटेज, वो पार्ट बी में जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड का होगा, जनरल एप्टीट्यूड का होगा। तो आप देख रहे होंगे ये टेक्निकल पोस्ट होने की वजह से इन्होंने क्या किया, वेटेज शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ज्यादा अकाउंट्स पे, जिसमें आपको नॉलेज अच्छी हो। तो अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको आपको पता होना चाहिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और नए कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं आज के टाइम पे, कैसे प्रॉफिट लॉस चेक्स किए जाते हैं, कैसे बैलेंस शीट को मेजर किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं। तो ये पूरा आप देखेंगे टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें आप कैश फ्लो मैनेजमेंट और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग करते हैं। आपको बेसिकली लेजर रेडी करके रखना होगा, इसलिए आपको थोड़ी सी जो कंपनीज लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बिजनेस लॉ की आपकी पढ़ा होना चाहिए, उसके मेन प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कंपनी लॉ से रिलेटेड आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि आप एक अकाउंट्स ऑफिसर बनेंगे, तो आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए। और बेसिक जो आपके टैक्सेशन में रिलेटेड सारी डायरेक्ट हो, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, आज उसे जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको जीएसटी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे इन्होंने सब कुछ ही इस पार्ट में पूछ लिया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक अकाउंट्स की पोस्ट है, जिसमें सीनियर असिस्टेंट है ही नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, लेकिन अकाउंट्स की पोस्ट है। केवल आप बेसिकली आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग में होना चाहिए। तो आप इस एग्जाम में क्या होता है कि जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड मेन जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और वो बहुत बेसिक होता है, क्योंकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे आपको जो टफ मिलेंगे, बट बाकी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो एटलीस्ट आपने अगर ओवरव्यू आपके पास अच्छा है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप कोशिश कीजिए सारे कोर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको सारी पता हो। और आज के टाइम पे क्या हो गया कि कंप्यूटर से जुड़ना बहुत जरूरी हो गया। आज सारा काम, ये अकाउंटिंग भी कंप्यूटर पे की जाती है, पहले के टाइम की तरह नहीं कि वो रेड बोर्ड जो होती थी, लाल खाता बुक होती थी, उस पे नहीं होता। आज ये सारा काम ही कंप्यूटर पे होना चाहिए। इसलिए इन्होंने मस्ट कर दिया कि आपके पास थोड़े कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज हो, ताकि आप डाटा मैनेजमेंट कर सकें, उसमें फ्लो चार्ट में बना सकें, पर समझ सकें, है ना। और आजकल सैप पे जैसा सारा काम किया जाता है, एसएपी, आप सैप के बारे में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, कितना इंपॉर्टेंट टूल है आज के लिए, हर फील्ड के लिए। ऑलमोस्ट सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सैप जो सिस्टम है इसको यूज किया जाता है, जिससे काम फास्ट हो सके।
इस तरह आपने देखा कि 70% वेटेज यहाँ इस पोर्शन का है, 30% केवल जनरल एप्टीट्यूड का है। जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है, सेम है, यहाँ भी 10th स्टैंडर्ड रखा गया है, तो आप उसको फॉलो करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे फील्ड में, वो पढ़ाई कीजिए इसके लिए, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है और इसमें आपको फिर आगे चांस मिल जाता है कि उसको कन्वर्ट करके आप ऑफिसर लेवल पे पहुंच जाएं। ये दोनों पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। ये दोनों पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी। अब एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कॉमन कार्डर की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्डर्स को मिक्स कर दिया गया है। अभी बात करते हैं सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की। सो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का बहुत सिंपल सा इन्होंने सिलेबस रखा है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने सारे एक्ट्स जो मेनली जो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसके बारे में केवल टाइटल टाइटल लिख दिया, और वो इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव इनिशियल लेवल की पोस्ट है, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया गया। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी चीजों की होनी चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में भी ये बहुत जरूरी है। वहां बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं, इसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करंट अफेयर्स में हो कैसे रहा है काम। तो बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या जो कानून है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ये, और ये आपने अपने लॉ की डिग्री में सारी चीजें पढ़ी हैं, इसलिए आप इनको ब्रशअप कर लीजिए इन चीजों को। ये पॉसिबल आपका सिलेबस होना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो सिविल प्रोसीजर कोड है और इस टाइप के, इसमें खास जरूरी चीज है यहाँ की, आपके पास लेबर लॉ की और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की काम जानकारी होनी चाहिए। देखिए इस पोस्ट की वैकेंसी क्यों है, लॉयर्स की जरूरत क्यों है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत सारे टेंडर्स निकालता है, वो मैन पावर भी हायर करता है, और बहुत सारी सर्विसेज दूसरे बाहर जो मार्केट में वेंडर्स हैं उनसे लेता है, और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड भी करता है। तो एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है, कई बार उसका वायोलेशन किया जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट केस बन जाता है, दोनों पार्टी में से कोई भी कोर्ट केस चला गया, तो रिप्रेजेंट करने के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में उनको लीगल एक्सपर्ट्स अपने पास रखने पड़ते हैं। इसलिए जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी हायर करती है, ताकि ऑन बिहाफ ऑफ देम, ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो अपना लीगल एक्शन कर सकें अच्छे से, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें इन द कोर्ट, ताकि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया है और वो कोर्ट की पालन प्रक्रिया चालू है उनके हिसाब से। इस तरह आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसलिए आप दिख रहे होगा, और लेबर कोड, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये आपको बेहद जरूरी है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, जो भी इंजीनियरिंग, जो माफ कीजिए जिसने भी लॉ की है, उनके उन्होंने ये सब कुछ एटलीस्ट पढ़ा ही होता है। इसलिए अब केवल ब्रशअप करना है, चीजों को रिवाइज करना है, और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी में बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 66 वैकेंसी, और फायर सर्विसेज में 3 वैकेंसी है। लेकिन आपको उसका फायदा क्यों होगा आगे, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए और मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए भी एग्जाम आता है। अभी इस समय वैकेंसी नहीं है, लेकिन कहीं बहुत कई मतलब आपको हर एक साल इसमें वैकेंसी मिलती रहेंगी। इसलिए आप अगर इसकी फायर सर्विसेज के लिए आप फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और आप इस एग्जाम को देते हैं, तो इस एग्जाम में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। सो सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए और मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, और उसमें भी सेम ही सिलेबस होता है लगभग, बस उसका थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अभी बात करते हैं, सबसे पहले 66 पोस्ट हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में। तो फाइनेंस में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ, उस लास्ट टाइम एग्जाम में इन्होंने इस टाइप से लिया कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का वेटेज जो है उसको वेटेज बनाया 30%, क्योंकि वो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं। और पार्ट बी, चूंकि ये भी एक टेक्निकल पोस्ट है, आपको फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हमने सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के केस में देखा, तो इसलिए आपको फाइनेंस की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर 70% वेटेज रखा गया है, किस चीज का, फाइनेंस का। तो ये फाइनेंस का वेटेज रखा है, इसका मतलब वही है, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश और इन सबसे होंगे, और 70 क्वेश्चन आपके होंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। तो फाइनेंस में इन्होंने तो काफी अच्छा अपना सिलेबस दिया है। बेसिकली वही है, सीनियर अकाउंटेंट, जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए देखा आपने, उसमें केवल अकाउंट्स को फोकस किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्ट्स के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि वहां तो केवल एक काम करना है जो ऑफिसर उनको बताएगा सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कानूनी भाषा की, ताकि आप फाइनेंस के मैटर्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटी के फाइनेंस के मैटर्स को डील कर पाए।
तो इसलिए इन्होंने जानकारी रखी है यहाँ पर, जो सिलेबस रखा है कि फाइनेंस अकाउंटिंग के बारे में और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस लॉज क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज, इसके बारे में हमने असिस्टेंट अकाउंट्स में भी देखा, उस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड का फंक्शन कैसा होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसा काम करता है, उसका पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग बेहद जरूरी है, अदरवाइज को आप किसी चीज के कॉस्टिंग नहीं बता पाएंगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कैसे करवा पाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स बना के इंजीनियर्स आपको दे रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी होगी कि क्या वो कॉस्ट उतना वायबल है कि नहीं। अदरवाइज क्या हो सकता है कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा महंगी बिल्डिंग्स बना दें और उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाए, उसमें उतने रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बेहद जरूरी है जानकारी आपके लिए। देखिए, जिन्होंने भी एमबीए फाइनेंस के साथ किया है या सीए हैं, वो इसके बारे में पहले से जानते हैं। बस आपको फोकस क्या करना है कि आपको प्लानिंग करना है इस अकॉर्डिंग कि आप फिलहाल इन चीजों पे ज्यादा जोर देती हैं, ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद मिले। इस तरह आजकल ई कॉमर्स एक पार्ट हमारी सबकी लाइफ से जुड़ गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी चीजें लाइफ में हमारे कंटिन्यूटी हो रही है। अब एयरपोर्ट पे भी ये सारी सर्विसेज आपको मिलने लगी है। ई कॉमर्स की बहुत सारे एयरपोर्ट पे ऐसी सर्विसेज मिल रही है, जैसे ओला राइड, ओवर राइड, ये आपको मिल जाती है एयरपोर्ट पे। या स्विगी जोमेटो से आप मंगा सकते हैं सामान, या हो सकता है किसी जो एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट है उसी ने इस टाइप से टाइप किया हो। और एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे डील करेंगे उन मैटर्स को, इसके बारे में आपको इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए एज ए फाइनेंस स्टूडेंट। तब आप अपनी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को। इस तरह यहाँ पर भी बात वही रखी लास्ट में कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, पहले काम चल जाता था बिना कंप्यूटर नॉलेज के, लेकिन आज हर काम कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। कोई भी काम कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा सिंपली, पीडीएफ क्या होता है ना, एचटीटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है, एचटीटीपी में एस होता है, वो एस का क्या डिनोटेशन किस चीज का है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी चीजें। तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ये सारे सब्जेक्ट, ये सिलेबस। देखिए, ये सिलेबस वो सिलेबस है जो पहले के एग्जाम में आ गए हैं। नए एग्जाम में कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा और उस पर दोबारा से पॉसिबली एक वीडियो बना दूंगा। ये आपका एक पॉसिबल सिलेबस के लिए वीडियो है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए इस एग्जाम में, कि सिलेबस क्या होगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकें। क्योंकि आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय है और आज 1 अगस्त है, तो बढ़िया दिन है, तो स्टार्ट कीजिए आज से पढ़ाई। बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने वेटेज बराबर रखा, 50% आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, और 50% आपका टेक्निकल पार्ट। यहाँ एक बार मैं आपको सिलेबस इसका दोबारा से दिखा देना चाहूंगा, माफ कीजिए, ये आपको बता देना चाहूंगा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में आपने देखा होगा, जो उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया था उसमें बताया गया था आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, इंजीनियरिंग विंग की, मतलब फायर इंजीनियरिंग की, या फिर आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे उन्होंने ऐसा सिलेबस क्यों रखा है। आप पूरा समझिए। देखिए, आपका यहाँ काम क्या है, आपका क्या रोल है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में। यानी कि एक एयरपोर्ट पर जब एक एयरक्राफ्ट जहाज लैंड करता है तो फायर सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है। फायर स्टेशन तो हर सिटी में होते ही हैं, फायर ब्रिगेड होती है ना, बम्बा वाला बोलते हैं उसको। उनको बुलाया जाता है आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में, ताकि वो टैकल कर सकें चीजों को। एयरपोर्ट पे स्पेसिफिक एक डेडिकेट टीम होती है जो फायर सर्विसेज की होती है। देखिए, एयरक्राफ्ट अपना आप में इतना सारा फ्यूल लेके चलता है। वो एयरक्राफ्ट जब एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा हो या फिर टेक ऑफ कर रहा हो या कैसी भी कंडीशन में हो, अगर वहां पर कोई इमरजेंसी आती है, उसके पास इतना फ्यूल है, बहुत सारी आग लग जाती है। और उसमें क्योंकि दरवाजा लॉक है और उसमें पैसेंजर्स हैं और इतने सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ बचाना सबसे ज्यादा प्राइम कंसर्न हो जाता है, और वो भी इतना जो हाई अमाउंट पे करके जा रहे हैं। तो सेफ्टी के इशू के लिए हर एयरपोर्ट पे एक डेडिकेटेड टीम होती है फायर सर्विसेज की। सो फायर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी के बिहाफ पर, ताकि एयरक्राफ्ट में अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बाहर से बुलाने की जरूरत ना पड़े, वो लोग तत्काल वहां रेडी रहें, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और कम से कम इंस्टॉलेशन का नुकसान हो सके। सो ये बहुत जरूरी काम है, आपने देखा होगा। इसलिए जो हमारे नॉर्मल फायर पर्सन हैं, जो हमारे फायर ब्रिगेड सिटी में रहते हैं, कहीं भी आग लग जाती है, आप फोन नंबर घुमाते हैं, वो लोग आते हैं और बहुत लोगों की जान बचाते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो ये भी काम बहुत ही टिपिकल काम है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है, एक तो आपके पास यहाँ पे पोस्टिंग मिल गई आपको सीधा ऑफिसर लेवल की फायर सर्विसेज में भी। और इस कैडर में क्या चीजें आपको, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको फिटनेस अपनी बना के रखनी होती है, इसलिए फिटनेस की ड्रिल्स वहाँ प्रॉपर होती रहती है। आपने इसका एग्जाम देखा होगा, तो एग्जाम में भी उन्होंने मांगा है आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए मिनिमम, आपको पोल क्लाइंबिंग है ना और रॉक क्लाइंबिंग आपको आनी चाहिए,
ताकि आप फिटनेस फ्री कितने हैं, आपको एंड्योरेंस टेस्ट होगा, आप कितनी दौड़ा के देखा जाएगा, भागा के देखा जाएगा, ऊपर चढ़ाएगा। आपको एक डमी दे दिया जाएगा कि सपोज करो एक आदमी है, एक डमी दे देंगे उसका उसका 60-65 किलो का आदमी, उसको आप सीढ़ी पे से ऊपर लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे, उसमें टाइम काउंट किया जाएगा कि आपका शरीर का स्टेमिना कितना है, क्योंकि आपको वहाँ लोगों की जान बचानी है। और इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए रखा है क्योंकि आप एयरक्राफ्ट जैसी बड़े एक इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट का क्रैश होता है, वहां पर आप एयरक्राफ्ट को में लोगों की जान बचाना है, ऐसे नहीं लोग बाहर खड़े, आप एयरक्राफ्ट के जो पर्टिकुलर पार्ट है, एक जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको कट करेंगे पहले, उसमें से फिर अंदर घुसेंगे, आप योजना बनाएंगे अपनी कि यहाँ आग ज्यादा, यहाँ कम है, तो हम किस तरफ से घुसेंगे, उसको कटिंग आनी चाहिए प्रॉपर। आपको आपको जो फायर वाले सूट्स हैं वो पहनना आना चाहिए, टाइमली बिल्कुल एक्शन लेने चाहिए, आग बुझाने का काम भी करोगे। उसके बाद आप बॉडीज को और लोगों को दोनों को बाहर निकाल के लेके आएंगे और उनकी टैगिंग भी करेंगे। तो बहुत सारा काम है इसमें, लेकिन ये काम लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है, क्योंकि ये रोज रोज तो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होते और ना होने चाहिए। हम कोशिश ही करते हैं, बल्कि इवन हर फायर सर्विस वाला यही करता है कि उसको कभी ऐसा मौका ना मिले देखने में, क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आप उस चीज को, लाइफ को बचाने के लिए रेडी हैं, आप अपनी तरफ से फिटनेस बना कर रखें। तो जो लोग भी जिम के फिटनेस के शौकीन है उनके लिए तो बहुत अच्छी सर्विस है ये, क्योंकि वहाँ आपको लगभग हर एयरपोर्ट पे जिम होता है, वहाँ पर उनको खेलने कूदने की व्यवस्था होती है उनके पास, ताकि वो अपना माइंड फ्रेश कर सकें। उसको रिक्रिएशन रूम बोलते हैं, ताकि ये सब फैसिलिटी रहेंगी तो आप माइंड से परिपक्व रहेंगे, आप स्मूथ कंडीशन में होंगे माइंड की, ताकि आप अपना 100% दे पाएं। अब यहाँ सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, ये वही पार्ट है जो आपने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़े होंगे। ठीक है, आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको एबीसी पता होना चाहिए कि टाइप ए एक्सटिंग्विशर क्या होता है, टाइप बी एक्सटिंग्विशर क्या होता है, सी टाइप एक्सटिंग्विशर क्या होता है, और फायर के कोड्स क्या क्या होते हैं। ये एयरक्राफ्ट में फायर होगी तो आप कैसे बचाएंगे, इलेक्ट्रिक फायर होगी तो कैसे बचाएंगे, इसलिए ये आपने सब अपने उसमें पढ़ा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये भी एक टेक्निकल पोस्ट है और एक अच्छी स्ट्रीम पोस्ट है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जो लोग, कई बार कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है, उन लोगों के एक भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट उनकी लाइफ में नहीं आता कि एयरक्राफ्ट में उनको सच में जाके एयरक्राफ्ट को काट के लोगों को बचाना पड़े। लेकिन एयरपोर्ट में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कई बार एयरपोर्ट पर फायर हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग चल रही है, कहीं से भी आग पकड़ लेती है, या कई बार एयरपोर्ट पे खुद ही ग्रास इतनी होती है उसमें फायर हो जाती है, तो आप उसको बचाते हैं। कई बार वीआईपी जब आता है तो आप वीआईपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तब आपको स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, और जैसे एयरक्राफ्ट में डालने वाले फ्यूल की चेकिंग की जाती है, उसके टीम के पार्ट बन जाते हैं आप। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ कुछ देखने को नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट रेडी हैं इस एग्जाम के लिए माइंड से, वो तैयारी करें, वो ये ना सोचें कि केवल 3 वैकेंसी हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की पोस्ट भी आती रहती है और मैनेजर फायर सर्विसेज की भी आती रहती है। तो प्रिपेयर करते रहें इस एग्जाम के लिए। अब हम लास्टली बात करते हैं, ये हमने सब बात कर लिया, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस कर लिया, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट कर लिया, फाइनेंस कर लिया, फायर सर्विस कर लिया, लॉ कर लिया। बात करते हैं इस कॉमन कार्डर की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देखिए भाई, सबसे ज्यादा वैकेंसी है इसलिए इन्होंने मर्जिंग भी सबसे ज्यादा की है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था, इन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, लैंड मैनेजमेंट, और कई सारे जैसे इसमें कमर्शियल भी ऐड किया था उन्होंने, सीपीएमएस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इको प्लानिंग, ये सारी चीजें कंबाइंड कर दी इस कैडर के लिए। और उन्होंने कहा है इस कैडर के लिए, ये पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे, अब सोचिए, अब पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, अब इन्होंने एक बना दिया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो पहले एग्जाम हुआ कभी, ये 2018 का एडवर्टाइजमेंट है, तो 19 या 2018 में एग्जाम हो गया होगा, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जूनियर एग्जीक्यूटिव। उसमें सिंपली उन्होंने 50% अपना जनरल एप्टीट्यूड को दिया, 50% बेसिक क्वेश्चन रखा जो रिलेटेड टू एविएशन फील्ड की टर्मिनोलॉजी से है। आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे बी ए टी एम ए टी एस क्या होता है, आईएटा क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा बाद में इस चीज को, और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे इसके लिए। और इसमें पार्ट ए में ये रखा, पार्ट बी में उन्होंने रखा क्वेश्चन फिजिक्स के, थोड़ा 12th लेवल की मैथ्स रखा, और बिजनेस मैनेजमेंट का भी 20% वेटेज रखा। बट ये तो पहले एक एग्जाम होता, अब इन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस भी मर्ज कर दिया है, सिक्योरिटी भी मर्ज कर दिया है, कमर्शियल भी मर्ज कर दिया है। और कमर्शियल का देखो पहले अलग से था, एग्जाम होता था, सीपीएमएस और कॉर्पोरेट ऑफिस का अलग से होता था। तो यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस का जैसे लिखा उन्होंने, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बस 4 एक्ट लिख के खत्म कर दिया। अब उन सबका मिक्स आएगा, तो अभी हमें नहीं पता कि क्या पार्ट आने वाला है, मतलब क्या सब्जेक्ट, क्या सिलेबस इस पोस्ट के लिए होने वाला है। लेकिन चूंकि ये सब पोस्ट बेसिकली है तो काम एयरपोर्ट ऑपरेशंस का करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा वेटेज सब पार्ट का आएगा।
हो सकता है इसका वेटेज कम कर दें, जनरल एप्टीट्यूड का 30% कर दें और 70% पार्ट में थोड़ा सा एयरपोर्ट ऑपरेशंस का पूछें, थोड़ा सा कमर्शियल का पूछें, थोड़ा सा कॉर्पोरेट अफेयर्स का पूछें, थोड़ा सा सीपीएमएस जी एक पोस्ट थी उसका पूछ सकते हैं, मैनेजर जी माफ कीजिए, इको प्लानिंग पूछ लेते हैं। इको प्लानिंग में जैसे आपकी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास जो बेसिक जो फाइनेंस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और थोड़े से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है। सो ये पार्ट पहले थे, अभी क्या सिलेबस आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पार्ट सब से मिलके एक सिलेबस बन सकता है इसका। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करना इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इससे, जूनियर एयरपोर्ट एयरपोर्ट ऑपरेशन से। ये यहाँ से, क्योंकि ये पार्ट मुझे ऐसा लगता है ये पार्ट कन्फर्मली आएगा और इसका वेटेज भी 25 से 30% होगा, बाकी की शायद वेटेज 10-10-10% कर सकते हैं। लैंड मैनेजमेंट का और सिक्योरिटी का ऐसे पहले एग्जाम नहीं हुआ, तो वो उनका पहले का सिलेबस अवेलेबल नहीं है। पहले जो इन्होंने भी 7 वैकेंसी रखी है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर में, एक ऑपरेशंस की, एक कमर्शियल की, एक कॉर्पोरेट प्लानिंग की, एक सीपीएमएस की और एक रखी वैकेंसी इन्होंने जो उन्होंने ज्वाइन की है इसमें मर्ज की है वो इको प्लानिंग की। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कई सारी वैकेंसी को मिक्स करके जो पार्ट बनाया, लेकिन इसमें सिलेबस जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो पार्ट लगा एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। सो एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए पहले, क्योंकि ये पार्ट आने ही वाला है। इसके बाद जो पार्ट है ज़रूरी वो है ये कमर्शियल का। तो कमर्शियल में देखिए, कमर्शियल का खुद भी फिर एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका काम होता है एक एयरपोर्ट पे लैंड है, उसमें उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना जो टर्मिनल बिल्डिंग बनाई है उसमें बहुत सारी दुकानें शॉप्स और बहुत सारे स्पेस है, वो स्पेस को प्राइवेट पार्टी को देती है और वहां से उनसे एग्रीमेंट करती है, वहां से उनसे रेवेन्यू लेती है, उनसे भाड़ा लेती है, रेंट लेती है और उससे इस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट आपको समझ होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बताया ना, दोनों पार्टी के बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो भी प्राइवेट पार्टी वो बीच में अपने एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये वहां पर उनकी लैंड को यूज करके रेवेन्यू कमाता है और प्लस उसके बदले एयरपोर्ट अथॉरिटी को पैसा देता है। इस तरह आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका लैंड है, प्राइम लोकेशंस किसी लैंड की है, तो उसको आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, ताकि आप ऐसा ना करें कि कम रेवेन्यू जनरेट कर पाए, आप अच्छे से अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर पाए और ऐसी डील मिले कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो। इसलिए आपको ब्रांड मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए और थोड़ा सा जो रिस्क होता है, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है कि डील कैंसिल हो जाती है, तो रिस्क इंश्योरेंस की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो कमर्शियल के लिए इन्होंने ये रखा। तो बेसिकली आप रेडी रहें एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए और कमर्शियल। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया होगा आपको। ये एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसी आए हैं इनमें लास्ट में क्या क्या सिलेबस आया था ये आपको समझ में आया होगा और हम पॉसिबली मान सकते हैं कि लगभग ऐसा ही सिलेबस होने वाला है। कॉमन कार्डर का सिलेबस हमें सबसे ज्यादा वेट करेंगे कि उसका क्या सिलेबस होगा, बट आप स्टार्ट कर दीजिए जो कमर्शियल का है और ऑपरेशंस वाला है और जो मैंने बताया अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स और इको प्लानिंग का वाला पार्ट है। तो क्योंकि वो पार्ट आपका ऐसा है, वो दूसरे अगर आपने लॉ भी कर रहे हैं या लॉ किया हुआ है या फिर आप यूनिवर्सिटी अकाउंट के लिए भर रहे हैं तो वहां भी आपको पढ़ना है, तो आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भेज देना। मैंने अपने एक कमेंट में बताया भी था कि aerostationofficial@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। अगर किसी को डाउट है, कुछ पर्सनली जानकारी चाहिए तो आप उस पे हमसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब लेटेस्ट आ जाएगा, सब प्रॉपर आ जाएगा सिलेबस इनकी तरफ से। चेक करेंगे कुछ चेंजेस तो नहीं है और कैसे प्रिपेयर करें। फिलहाल नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।